संडे का दिन होता है। अचानक लाइट चली जाती है। सब लोग नाश्ता पानी करके आराम से बैठे होते हैं। तभी ससुर कहता है, अरे अरे भैया, इस बार तो गर्मी ने बिल्कुल कमाल ही काट दिया है। ठीक कह रहे हो जी, इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। सही कह रहे हो आप दोनों। अब तो मंडी भी इतनी सुबह जाना पड़ता है क्योंकि 9 बजते ही ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे ऊपर से आग बरस रही हो। सर भी चकराने लग जाता है। अप्रैल के महीने में ऐसा लग रहा है जैसे जून का महीना चल रहा हो। फिर सब लोग दिन में आराम करने के लिए लेट जाते हैं और उनका छोटा बेटा अपने काम पर चला जाता है। माँ, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे गांव में एक आदमी से काम है। मंडी के बारे में उसे कुछ पूछ कर आना है, तो आप खाना बना लेना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा, खाने के समय पर आ जाना। इतने में तेरा भाई भी आ जाएगा। इतने में ही गांव का एक आदमी सुरेंद्र के पास आता है और आकर बैठकर उससे कहता है, अरे भैया सुरेंद्र, क्या हाल है तुम्हारे और आजकल क्या चल रहा है? अरे भैया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तुम बताओ अपना, तुम्हारा क्या चल रहा है? आज कैसे आना हुआ? हमारे घर का रास्ता भूल गए क्या? अरे भैया कुछ नहीं, बस बढ़िया है सब। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। इस बार तो गर्मी ने जान ही निकाल रखी है। पता नहीं राम जी क्या करके रहेंगे। मानो आग बरस रही है, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बार तो गर्मी ने बिल्कुल चाला ही काट रखा है। घर से निकलना दुश्वार हो गया है। बस ऐसा मन करता है कि यहीं बैठे रहो, पर क्या करें, खेती बाड़ी का भी काम है। दोनों लड़के भी काम पर जाते हैं। काम तो करना ही है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? लो भैया, चाय पी लो। अरे कमला, तूने भी इतनी गर्मी में चाय बना दी। इससे तो नींबू पानी बना देती। इतनी गर्मी में कौन ही चाय पिएगा? अरे कोई बात नहीं भैया, मैं पी लूंगा। भाभी ने बना दी है तो कोई बात नहीं। वैसे तुम अपने लड़कों की शादी के बारे में क्या सोच रहे हो? शादी के बारे में? अरे भैया, हमने तो अभी उनकी शादी के बारे में कोई विचार ही नहीं किया है। पर आज तुमने जिक्र कर दिया है तो कोई अच्छी सी लड़की नजर में हो तो बताओ। हाँ भैया, कोई घरेलू लड़की हो तो जरूर बताना, क्योंकि तेज तरार लड़की मेरे घर में तो नहीं चल पाएगी। मुझे तो सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग कितने सीधे साधे आदमी हैं। अरे भाभी चिंता मत करो बिल्कुल तुम्हारे परिवार जैसे ही लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। पर एक बार तुम अपने लड़कों से बात कर लेना, पहले उनके मन की जान लो। अगर वो दोनों शादी के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें लड़की के घर लेकर चलूंगा। लड़की और परिवार वालों से मिल लेना। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। आजकल बच्चों से पूछ कर ही काम करने में फायदा है। मैं आज शाम को ही अपने लड़कों को बिठाकर उनसे बातचीत करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। शाम को जब उसके लड़के आते हैं और सब खाना खाने के लिए बैठते हैं, तब छोटा लड़का कहता है, इतनी गर्मी पड़ रही है, सांस भी नहीं आ रही है, खाना खाने का भी मन नहीं करता। मम्मी, आज वैसे आपने क्या बनाया है? मैंने तो आज कोई सब्जी नहीं बनाई है। गर्मी ही इतनी हो रही है, कुछ खाने का मन ही नहीं था, तो मैंने तो सिर्फ आज खिचड़ी ही बना कर रख दी, उसे ही खा लेना। अरे मुझे आज तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। तुम खाने की बात को छोड़ो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों के लिए एक रिश्ता आया है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी समय पर हो जाए। हाँ, आज तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा हाथ बटाने के लिए भी कोई घर में आ जाएगा। आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? शादी के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हो? आपने हमारा घर देखा भी है। यहाँ कोई लड़की कैसे रह सकती है? अभी शादी वादी के बारे में नहीं सोचते हैं, मकान बनाने के बारे में पहले सोचते हैं। अरे तो क्या जिसका घर छोटा है उनके यहाँ शादी नहीं होती? उनके लड़के कुंवारे ही रहते हैं क्या? मेरी कहने का मतलब ये नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी घर भी अच्छे से बना हुआ नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है, एक पंखा भी नहीं है इस घर में। कोई लड़की कैसे रहेगी? क्यों बेटा, तेरी माँ इतने सालों से इस घर में नहीं रह रही है? सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रही है। गर्मी में भी तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो जो लड़की शादी करके आएगी उसे क्या ही दिक्कत होगी? उन दोनों की आपस में बहस शुरू हो जाती है। रवि कहता है कि इस घर में और इतनी गर्मी में कोई लड़की एडजस्ट नहीं कर सकती और उसके पिता उसकी शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। तभी रिंकू बोला, अरे इतनी सी बात पर झगड़ा क्यों कर रहे हो? अभी तो सिर्फ बात हुई है, कौन सा शादी थोड़े हो गई। अगर सब ठीक रहा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। बहुत जुगाड़ करने वाला बन रहा है ना, तो एक काम कर, तू ही शादी कर ले, मुझे तो माफ कर। हाँ, शादी तो करूंगा भैया, पर आपकी शादी के बाद ही तो करूंगा और मैंने तो अपने लिए एक लड़की पसंद कर रखी है, मैं तो उसी से शादी करूंगा। रिंकू की ये बात सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं और चौंकते हुए सिर्फ रिंकू की तरफ देखते हैं। पसंद कर रखी है? वाह भाई वाह। मैं तो वैसे ही लोगों को हाँ करते फिर रहा हूँ। लड़के तो पहले ही लड़की पसंद करके बैठे हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था और इसने ना कभी पता लगने दिया कि ये लड़की बाजी के चक्कर में है। तू भी तो कहीं लड़की पसंद करके नहीं बैठा है और फिजूल में ही नाटक कर रहा है। कहीं इसलिए तो लड़ाई नहीं कर रहा है? हाँ, मैं तो आपको पागल दिखाई दे रहा हूँ ना? मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं है। जैसा आपको करना है वैसा करो।
रवि गुस्से से वहां से उठकर चला जाता है और अगले दिन उसके घर वाले उस लड़की को देखने के लिए चले जाते हैं। लड़की पसंद कर लेते हैं और रवि की शादी हो जाती है और रिंकू भी शादी करके प्रिया को घर लेकर आ जाता है। देखो, मैं जानता हूँ कि हमारा घर बहुत ही छोटा है और कोई सुख सुविधा भी नहीं है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ बाप के कहने पर मुझे शादी करनी पड़ी। अभी जब तक हालात ठीक नहीं होते तो मैं ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है और आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं तो पहले भी गांव में ही रहती थी, मैं यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लूंगी। उधर प्रिया गुस्से से रिंकू को बोलती है, यार तुम्हारा घर इतना छोटा है और यहाँ तो कोई पंखा भी नहीं है, मैं यहाँ कैसे रहूँ? तुमने तो अपने घर के बारे में मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। तुमने कभी मुझे मेरे घर और परिवार के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। तुम हमेशा मुझसे यही कहती थी कि जैसा भी मैं तुम्हें रखूंगा तुम वैसे ही रह लोगी, फिर आज ये बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम ठीक पढ़े लिखे लड़के हो तो मुझे लगा तुम अच्छे घर परिवार से होगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम गांव के इतने छोटे से घर के रहने वाले लड़के हो। तुम्हें मेरे साथ रहने में दिक्कत हो रही है, या यूं कहूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कहीं भी एडजस्ट कर लूंगी। प्रिया प्यार में होने के कारण घर की तंगी को नजरअंदाज करके चुपचाप से सो जाती है। अगले दिन दोपहर का समय, जून की तपती धूप होती है और ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। बेटा, रवि, रिंकू, आज पड़ोस की औरतें बहुओं को देखने आ रही है, दोनों को बोल देना अच्छे से तैयार होकर बैठ जाए। कमरे के अंदर पसीने से भीगी हुई सुमन और प्रिया नींद से उठती हैं। अरे मम्मी जी, क्या करेंगे इस मुंह दिखाई का? तैयार होकर बैठ भी गए तो सारा मेकअप पसीने में बह जाएगा, इससे क्या फायदा? अरे प्रिया, ऐसा नहीं कहते। ठीक है मम्मी जी, हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। दोनों ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती हैं। गर्मी इतनी कि काजल लगाते लगाते पसीना टपक रहा होता है। सुमन, पता नहीं तुम इतनी गर्मी में ये सब कैसे कर लेती हो, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तो एसी में पली बड़ी हूँ और ये गर्मी मुझसे सहन ही नहीं हो रही है। कोई बात नहीं प्रिया, जब शादी करके इस घर में आए हैं तो यही अपना घर है, यहाँ के हर सुख दुख को अपनाना होगा। मैंने तो लव मैरिज करके बहुत बड़ी गलती कर दी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतनी गर्मी में मैं नहीं रह सकती। उसी वक्त बाहर से ससुर सुरेंद्र की खांसी की आवाज आती है। पुराना पंखा भी बीच बीच में झटके खाकर रुक जाता है। दोनों जैसे तैसे तैयार होकर बैठक में बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में पड़ोस की औरतें आती हैं। अरे बहू, तो दो आ गई घर में, लेकिन एक ढंग का पंखा तक नहीं है। पता नहीं कैसे गुजर चलेगा इनका। हाय बेचारी। अरे लव मैरिज वाली बहू तो वैसे ही बहुत नखरे करती है, पता नहीं इसके हालात कैसे होंगे। इसका कैसा जीवन कटेगा। प्रिया का चेहरा लाल हो जाता है, गुस्से से भी और गर्मी से भी। देखा, सबको लगता है मैं नखरीली हूँ, पर सच में अब मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। प्रिया, अगर हम मिलकर कुछ करें तो गर्मी कम भी हो सकती है और तानी भी। क्या मतलब? हम दोनों क्या कर सकते हैं? आपने लव मैरिज की है तो प्यार की ताकत तो होगी ना। चलिए सबको दिखाते हैं कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज वाली बहू मिल जाए तो घर में कोई न कोई जुगाड़ करके घर के हालात बदल सकती है। जुगाड़ से कुछ काम नहीं होता ऐसी गर्मी में। मेरी तो हालत बहुत बुरी होती जा रही है। थोड़ी देर में दोनों उठकर अंदर चली जाती हैं। बाहर औरतें अब भी बातें बना रही हैं। अगले दिन जब दोनों बहुएं उठती हैं और घर के कामकाज में लग जाती हैं, तब सुमन खाना बनाती है और प्रिया झाड़ू लगाती है। हे भगवान, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है और इतनी गर्मी लग रही है। मैं तो अभी नहा कर आई हूँ और पसीने में फिर से नहा गई हूँ। अरे देवरानी जी, गुस्से में बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। अब गर्मी पड़ रही है तो पड़ेगी ही, बर्दाश्त तो करना ही होगा। अपने अंदर ही जलने से क्या ही होगा। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? इतनी गर्मी में कोई कैसे काम कर सकता है? और आपका तो पता नहीं खाना भी कैसे बना रही हो। पर हाँ, आपको तो आदत होगी क्योंकि आप तो पहले भी गाँव में रहती थी। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं गाँव की हूँ इसलिए मुझे गर्मी बर्दाश्त है? तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे गांव में पेड़ पौधे इतने ज्यादा हैं कि वहाँ गर्मी नहीं लगती है। और दूसरी बात, मेरे घर पर हर चीज की सुविधा थी। अरे दीदी, आप गुस्सा मत हो, मैं तो गर्मी में इतनी परेशान हो गई हूँ, इसी वजह से मैंने आपको ऐसा बोल दिया। मैंने कौन सा आपके घर जाकर देखा है कि आपके यहाँ क्या है क्या नहीं। आप बस नाराज मत हो। दोनों अपना अपना काम फिर से चुपचाप करने लग जाते हैं और दोनों का गर्मी में बुरा हाल होता है। दोपहर को घर की टीन वाली छत तप कर तंदूर बन चुकी होती है। रसोई में खड़ी सुमन चूल्हे के पास रोटी सेक रही होती है। पसीना उसके माथे से गिरकर आटे में मिल रहा होता है, साथ ही उसकी पीठ पसीने से पूरी तरह भीगी होती है। हे भगवान, ये गर्मी है या सजा? मेकअप तो कब का पिघल गया और ये बाल भी चिपक गए चेहरे पर। कमरे में पुराना पंखा घर्र घर्र की आवाज कर रहा होता है, लेकिन हवा बहुत गर्म होती है। थोड़ी देर बाद दोनों थैले लेकर सब्जी मंडी निकलती हैं। धूप इतनी तेज कि सड़क तप रही होती है।
सब्जी वाले के पास खड़े खड़े ही दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। सुमन देखो मेरी स्किन कितनी लाल हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे जल रही हो। मेरे हाथ देखो प्रिया, धूप में काले पड़ गए हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं। सुमन के माथे का पसीना आंखों में जाता तो उसे जलन होने लगी और वो तब भी कुछ नहीं बोलती। फिर दोनों बहू चुपचाप सब्जी लेकर घर लौट आती हैं। शाम को जब सुमन कपड़े सुखाने बाहर जाती है तो उसकी पीठ में तेज जलन होती है और वो बाथरूम में जाकर कमर पर हाथ लगाकर देखती है तो उसे दाने महसूस होते हैं। अगली सुबह सुमन और प्रिया कमरे में होती हैं। ओह माय गॉड, मेरी तो पूरी पीठ पर लाल लाल दाने हो गए हैं, दर्द भी हो रहा है, मैं कहाँ फंस गई। दोनों बहुओं का बुरा हाल था। फिर दोनों बिस्तर पर बैठ जाती हैं। चेहरे पर थकान और पूरे शरीर पर पसीना था। मैं सच कहूँ सुमन दीदी, मुझसे अब और नहीं होगा ये सब। मैं तो एसी में पली बड़ी हूँ, ये जिंदगी मेरे बस की नहीं है। प्रिया, अगर हम ऐसे ही हार मान लेंगे ना तो लोग यही कहेंगे कि लव मैरिज वाली बहू तो आई ही नखरे करने के लिए थी और लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहू दोनों से घर नहीं संभला। तो क्या करे, घर में ढंग का पंखा तक नहीं है, एसी तो सपना ही है। सुमन धीरे धीरे उठती है, कोने में रखे पुराने मिट्टी के घड़े, बांस की चटाई और टूटे स्टूल को देखती है और फिर खुशी से बोलती है, हमें कुछ जुगाड़ करना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, परिवार के लिए। साथ ही जो लोग कल ताने देकर गए हैं उसका मुंह बंद करने के लिए, अपने परिवार का नाम सही करने के लिए। वरना ये गर्मी हर साल आएगी और हम हर साल ऐसे ही रोते रहेंगे। मुश्किल होगा सुमन दीदी, पर चलो आपकी बात मान भी लूं तो करेंगे कैसे। जैसे पुराने जमाने में लोग रहते थे ना, बिना एसी बिना बिजली के, मिट्टी के घड़े, गीली चटाई और आंगन में पानी का छिड़काव, सब जुगाड़ से हम भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे। मतलब देसी तरीका। हाँ, लव मैरिज वाली बहू की पढ़ाई और अरेंज मैरिज वाली की समझदारी, अगर दोनों मिल जाए ना तो ये गर्मी भी हार जाएगी। ठीक है पार्टनर, आज से हम दोनों मिलकर जुगाड़ करेंगे। देखते हैं कौन जीतता है, जून की गर्मी या दो बहुओं की हिम्मत। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। अगली सुबह 6 बजे ही गर्म हवा चलने लगती है। सुमन ने बाल्टी में पानी भरा और आंगन की मिट्टी पर छिड़काव करने लगती है। इससे क्या होगा सुमन दीदी, आप यहाँ गीला क्यों कर रही हैं? जब पानी मिट्टी पर डाला जाता है तो वो भाप बनकर उड़ता है और आसपास की गर्मी को अपने साथ ले जाता है। इससे ही तो ठंडक आएगी। दोनों मिलकर आंगन और कमरे के फर्श पर हल्का पानी डालती हैं। फिर बांस की चटाई भिगोकर दरवाजे पर टांग देती हैं। थोड़ी देर में कमरे की हवा पहले से ठंडी लगने लगती है। ससुर पंखे की हवा के नीचे बैठकर बोलते हैं, अरे आज तो हवा कुछ अलग लग रही है। पहला जुगाड़ काम कर गया सुमन दीदी। अच्छा है, कम से कम पानी से ही सही घर तो ठंडा लग रहा है। दोनों बहुओं को पहली बार महसूस होता है कि बिना पैसे खर्च किए भी फर्क लाया जा सकता है। गर्मी में मोहल्ले के लोग भी परेशान होते हैं। गर्मी और प्यास से लोग और जानवर सब परेशान थे। तभी सुमन कहती है, क्यों ना ठंडा घड़े का पानी बाहर रख दे, ताकि बाहर के लोग और पशु पक्षियों को भी गर्मी और प्यास से छुटकारा मिले। वो 2 बड़े मटकों में पानी भर के उसमें पुदीना और थोड़ा सा नींबू डाल देती है और एक मटका अपने घर के अंदर रखती है। फिर बाहर एक छोटी मेज लगा देती है और दूसरा मटका उस पर रखती है। साथ ही एक मिट्टी के गोल बर्तन में पशु पक्षियों के लिए पानी रख देती है और बोलती है, मुफ्त ठंडा पानी हमारे सभी भाइयों और बहनों के लिए। जी हाँ भाइयों, आपको भी इस पानी को पीकर गर्मी से राहत मिलेगी। लोग रुकने लगते हैं और पानी पीते हैं और खुश होकर बोलते हैं, अरे भाई कितना ठंडा पानी है। अरे सुमन और प्रिया बेटा, ये पानी अभी तक इतना ठंडा कैसे रहा? नहीं तो इतनी तेज धूप में तो इस पानी को अभी तक उबल जाना चाहिए। हमें भी तो इसका राज बता दो। कुछ नहीं आंटी, मिट्टी का घड़ा और छाव बस, इसी से हमारा पानी अभी तक इतना ठंडा है। वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। धीरे धीरे बहुत सारे लोग आने लगते हैं और सभी उस ठंडे पानी को पी रहे थे। साथ ही साथ लोग तारीफ भी करने लगते हैं, अरे दोनों बहुओं ने तो कमाल कर दिया। हम सब गर्मी और प्यास से इतने परेशान थे, पर लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहू ने तो परेशानी ही हल कर दी। अगले दिन दोपहर की लू खिड़कियों से सीधे कमरे में घुस रही होती है। पंखा चल रहा होता है पर हवा भी आग जैसी लग रही होती है। सुमन दीदी, जब तक बाहर की ठंडी हवा नहीं होगी अंदर कुछ नहीं बदलेगा। प्रिया, गांव में हम लोग गर्मी में खिड़की पर गीली बोरी टांग देते थे। हवा जब गीले कपड़ों से गुजरती है तो ठंडी हवा होकर आती है। दोनों बहुएं बाल्टी में पानी भरती हैं और बोरियों को अच्छे से भिगोया और खिड़कियों पर अंदर की तरफ टांग देती हैं। नीचे एक छोटा टब रख देती हैं ताकि टपकता पानी फिर से स्टोर हो जाए। फिर वो पंखे का रुख खिड़की की तरफ कर देती हैं। कुछ ही देर में कमरे की हवा में फर्क महसूस होने लगता है। पहले जो तपिश थी अब उसमें हल्की ठंडक घुलने लगती है। अरे वाह, ये हवा तो सच में ठंडी लग रही है। पापा जी, मम्मी जी, ये हमारा देसी कूलिंग सिस्टम है। पैसे खर्च किए बिना इतना अच्छा जुगाड़, कमाल कर दिया मेरी दोनों बहुओं ने। मुझे नहीं पता था लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहू मिलकर इतना अच्छा दिमाग लगा सकती है। दोनों बहू शाम तक बोरियों को 2-3 बार फिर से गीला कर देती हैं।
घर के अंदर अब लू सीधे नहीं जा रही थी। दोनों बहुओं को अब सही दिशा मिल जाती है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहुएं छत पर चढ़ जाती हैं। टीन की चादरें सूरज निकलते ही तपने लगती हैं। गर्मी ऊपर से ही सबसे ज्यादा आ रही है। अगर छत ठंडी रहेगी तो कमरा भी कम गर्म होगा। दीदी, सफेद रंग धूप को परिवर्तित करता है। अगर हम ये लेप टीन पर लगा दे तो सूरज की किरणें सीधे गर्म नहीं करेंगी। रवि और रिंकू भी मदद के लिए आ जाते हैं। सब मिलकर ब्रश और झाड़ू की मदद से पूरी टीन की छत पर सफेद लेप कर देते हैं। धूप चढ़ने तक छत चमकने लगती है। दोपहर को कमरा पहले जितना तपता नहीं है। आज तो रसोई में भी इतनी घुटन नहीं है। बहू, तुम दोनों के दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। देखा, साइंस और देसी दिमाग साथ आ जाए तो कमाल हो जाता है। अरे हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चूना इतना काम आएगा और इस तपती गर्मी में हमें इतनी राहत मिल जाएगी। छत पर लगा वो सफेद लेप पूरे घर के लिए राहत बन जाता है। अब दोपहर की आग जैसी गर्मी कुछ कम महसूस होने लगती है, पर गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब रात होते होते भी गर्मी कम नहीं होती है। बिस्तर पर लेटते ही पसीना आने लगते हैं। दिन में तो जुगाड़ कर लिया, पर रात कैसे कटेगी? गांव में हम लोग गद्दे के नीचे जूट बिछाते थे और उसे हल्का सा गीला कर देते थे। जूट पानी को सोकर धीरे धीरे ठंडक छोड़ता है। दोनों बहुएं चटाइयों को हल्का गीला कर लेती हैं। इतना कि पानी टपके नहीं, बस नमी बनी रही। उन्हें गद्दों के ऊपर फैला देती हैं और फिर ऊपर पतली चादर बिछा देती हैं। पंखा चालू होता है। कुछ देर बाद बिस्तर पहले जैसा गर्म नहीं लगता। जूट की नमी से हल्की ठंडक बन जाती है। आज पहली बार लग रहा है कि इतनी गर्मी में आराम से सो पाएंगे। गर्मी को हराना है तो समझदारी से काम लेना ही होगा। सही कहा दीदी आपने। हमारे बुजुर्ग यही सब अनोखे तरीके अपनाकर गर्मी से राहत पा लेते थे। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो चेहरों पर थकान कम होती है। कल रात तो अच्छी नींद आई। तुम दोनों ने सच में घर बदल दिया। मुझे अपनी अच्छी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा कि मेरे नसीब में इतनी अच्छी बहुएं लिखी थी, वो भी लव मैरिज और अरेंज मैरिज होकर भी। मम्मी जी, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, जब बहुएं साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुमने सही कहा बहू। पूरे गांव में मेरी बहू जैसी बहू है ही नहीं। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। कुछ दिन आराम से कट जाते हैं, पर अब गर्मी और बढ़ जाती है। फिर एक दिन दोपहर को इतनी आग बरस रही होती है कि हवा भी जैसे भट्टी से निकल रही हो। गांव में तापमान अचानक बहुत बढ़ जाता है। लोग पेड़ों के नीचे बैठकर भी चैन नहीं ले पा रहे होते हैं। घर के अंदर भी दम घुट रहा होता है। घर में सास कमला देवी पसीना पोंछते हुए बोलती है, हाय राम, आज तो सारे जुगाड़ भी काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। दीदी, हमारे तो सारे जुगाड़ फेल हो गए। अब क्या करें? सुमन भी चिंतित थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। वो हिम्मत से बोलती है, कुछ तो करना होगा प्रिया, वरना ये गर्मी हम सबकी जान ले लेगी। उसी वक्त उसकी नजर घर के बाहर पड़ी सूखी हरी घास पर जाती है, जो वो खेत से लाई थी गाय के लिए। अचानक उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। बस एक आखिरी आइडिया बचा है, अब यही करना बाकी है। वो क्या आइडिया है, बताओ मुझे। हम खुद अपना एसी बनाएंगे। सुमन की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और रवि हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है अरे घर में ढंग का पंखा तक नहीं है और तुम लोग एसी बनाओगी। सुमन, अच्छा मजाक था। मैंने कोई मजाक नहीं किया। हम देसी एसी बनाएंगे, जैसे बड़े बड़े कूलर में घास लगती है ना, वैसे ही, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। फिर सुमन ने सबसे पहले घर में पड़ी पुरानी टीन की चादरें निकाली। रिंकू ने स्टोर से औजार निकाल दिए। दीदी, पहले हमें एक फ्रेम बनाना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा प्रिया। फिर सुमन और प्रिया सबको समझाने लगते हैं। उन्होंने खिड़की के साइज के हिसाब से टीन को काटा, बीच में गोल जगह छोड़ी जहां पंखा फिट किया जा सके। फिर प्रिया ने टेप और कील की मदद से टीन को मजबूत किया ताकि हवा सिर्फ बीच से ही अंदर आए। सुमन ने बाहर पड़ी घास को अच्छे से साफ किया, उसे हल्का सा गीला किया ताकि धूल निकल जाए। घास पानी सोखती है, जब हवा इसमें से गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी। टीन की दोनों तरफ मोटी लेयर में घास लगा दी गई। रस्सी और तार की मदद से उसे कसकर बांध दिया। अब टीन के दोनों ओर घास थी और बीच में गोल जगह खाली। रिंकू ने छोटा टेबल फैन निकाला, उसका स्टैंड हटाकर उसे टीन के बीच में फिट किया गया। पंखे का मुंह अंदर की तरफ रखा गया ताकि हवा घास से गुजरकर कमरे में आए। अब इसका जरूरी हिस्सा बच गया। वो क्या है प्रिया? ये तो लगभग तैयार हो ही गया है, फिर क्या बच गया? पानी। पानी का स्टोरेज, सबसे जरूरी चीज वही है। फिर प्रिया ने पुराना प्लास्टिक का कनस्तर निकाला, उसे खिड़की के ऊपर दीवार पर रस्सी से टांग दिया। नीचे से पतली पाइप निकाली गई। पाइप में छोटे छोटे छेद किए गए ताकि पानी बूंद बूंद करके घास पर गिरे। सुमन ने कनस्तर में पानी भरा और धीरे धीरे वाल्व खोला। पानी घास पर गिरने लगा। घास पूरी तरह भीग गई। सबकी सांसें थम गई। रिंकू ने स्विच ऑन किया, पंखा घूमने लगा। पहले हल्की हवा आई, फिर अचानक हवा में ठंडक महसूस हुई। दीदी, ये सच में ठंडी है। सुरेंद्र जी कुर्सी खिसकाकर खिड़की के पास आ बैठे। अरे ये तो कूलर से भी ठंडी लग रही है। इतनी ठंडी हवा बिना एसी के? प्रिया खुशी से हंस पड़ी। हमारा देसी एसी तैयार है। एक खिड़की पर लगाने के बाद सबने मिलकर बाकी खिड़कियों पर भी यही सिस्टम फिट कर दिया।
हर खिड़की पर टीन, घास, पंखा का सेटअप लग गया। ऊपर छोटी कनस्तर टांग दिए गए। जब सभी पंखे चालू हुए तो घर के अंदर चारों तरफ ठंडी हवा घूमने लगी। रसोई में भी घुटन कम हो गई। बैठक में बैठना आसान हो गया। आज पहली बार लग रहा है कि घर में गर्मी नहीं सुकून है। दोपहर की धूप अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन कमला देवी के घर के अंदर माहौल बदल चुका था। खिड़कियों पर लगे टीन घास वाले देसी एसी से ठंडी आती हवा पूरे घर में घूम रही थी। ऊपर टंगे कनस्तरों से बूंद बूंद पानी घास पर गिरता और पंखा जैसे ही हवा अंदर खींचता कमरा ठंडा हो जाता। रसोई में खड़ी कमला देवी ने आज कई दिनों बाद आराम से चाय बनाई। पसीना नहीं, घुटन नहीं, वो मन ही मन बोली, सच में मेरी दोनों बहुओं ने घर को जन्नत बना दिया है। उधर बाहर गांव का हाल अलग था। कुएं के पास बैठी औरतें सिर पर गीला कपड़ा रखे पसीने में बैठी हुई थीं। बच्चे पेड़ के नीचे छांव ढूंढ रहे थे। हर तरफ एक ही चर्चा। सुना है बहन, रवि के घर में इतनी गर्मी में भी ठंडक रहती है। क्या सच में बिना कूलर के उसके घर में ठंडी हवा है? हम सबको चलकर देखना चाहिए। फिर अगले दिन दोपहर में 5-6 औरतें इकट्ठा होकर कमला देवी के घर आ पहुंची। कमला देवी, हम पूरा दिन गर्मी से परेशान रहते हैं और तुम लोग घर के अंदर इतनी आराम से कैसे रह लेते हो? बहन, मेरी दोनों बहुओं ने मिलकर एक नया जुगाड़ किया है। जब से इन्होंने एसी बनाया है ना, घर में इतनी राहत रहती है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। अच्छा, ये क्या चीज है? तभी प्रिया और सुमन बाहर आई। आइए आंटी जी, अंदर आकर देख लीजिए। जैसे ही औरतें कमरे में दाखिल हुईं, उन्हें सचमुच ठंडी हवा महसूस हुई। अरे ये तो सच में ठंडी ठंडी हवा है। ये कैसे बनाया है? ये टीन है, इसके दोनों तरफ घास लगी है। ऊपर कनस्तर से पानी गिरता है, बीच में पंखा है। हवा जब गीली घास से गुजरती है तो ठंडी हो जाती है। औरतें एक दूसरे को हैरानी से देखने लगीं। हमारे लिए भी बना दो, चाहे इसके बदले पैसे ले लेना। अरे आंटी जी, पैसे की बात नहीं है, हम बना देंगे। इंसान का धर्म है एक दूसरे की मदद करने का, आप चिंता मत कीजिए। अगले 2 दिन तक दोनों बहुएं सुबह सुबह उन औरतों के घर जाकर वही सिस्टम बनाती रही। टीन काटना, घास बांधना, पाइप फिट करना, सब काम मिलकर करती। गांव के 4 घरों में देसी एसी लग गया और जब ठंडी हवा चलने लगी तो उन घरों के लोग भी राहत की सांस लेने लगे। सब कहने लगे, कमला देवी की बहुएं तो कमाल कर गई। इतना हुनर है कि बिना पैसे लगाए घर की चीजों से एसी बना दिया। उस रात प्रिया चुपचाप बैठी थी। उसके मन में कुछ चल रहा था। दीदी, जब हम ये बना ही रहे हैं तो क्यों ना इसके पैसे लेना शुरू करें? पैसे, लेकिन हमने तो सेवा के लिए बनाया है ना। देखो दीदी, हम मेहनत करते हैं, टीन खरीदना पड़ता है, पाइप लगती है, घास लानी पड़ती है। अगर थोड़ा सा चार्ज करेंगे तो हमारे घर के हालात भी सुधरेंगे और जब लोग पैसे देंगे तो उन्हें इसकी कीमत भी समझ आएगी। मुझे समझ नहीं है प्रिया, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो तेरा कल से जो नया एसी बनवाएगा उससे बस लागत और थोड़ी मेहनत का पैसा लेंगे। धीरे धीरे खबर फैल गई, देसी एसी बनवाना हो तो रवि के घर जाओ। अब लोग खुद आकर कहते, बेटा हमारे घर में भी देसी एसी लगा दो। तुम्हारा ये देसी जुगाड़ तो कमाल का है। प्रिया ने एक तय रेट रख दिया। सामान का खर्च प्लस थोड़ा मेहनताना। लोग खुशी खुशी देने लगे क्योंकि गर्मी से राहत मिल रही थी। 1 हफ्ते में 15 घरों में देसी एसी लग गया। 2 हफ्तों में आधा गांव ठंडा हो गया। इतने पैसे हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। आज हमारी बहुएं पूरे गांव का सहारा बन गई। देखा, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, बहू अगर समझदार हो तो घर को बदल देती है। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। कुछ गाड़ियां आई, कैमरे, लाइट्स, बड़े बड़े ट्रक। पता चला शहर से एक फिल्म यूनिट आई है। गांव में एक एड की शूटिंग होनी थी। दोपहर की धूप में शूटिंग चल रही थी। एक्ट्रेस जो शहर की मशहूर कलाकार थी, गर्मी से बेहाल हो गई। इतनी गर्मी में कैसे शूट करेंगे? तभी गांव के आदमियों ने कहा, अरे मैडम, पास में एक घर है जहाँ बिना एसी के ठंडी हवा आती है। क्या? चलो देखते हैं। जब वो कमला देवी के घर पहुंची और अंदर आई, ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। ओह माय गॉड, ये तो सच में ठंडा है। उसने चारों तरफ देखा, टीन, घास, पाइप, पंखा। आप लोगों ने ये कैसे बनाया? मैडम, हमने तो देसी जुगाड़ किया गर्मी से बचने के लिए। प्रिया ने पूरा प्रोसेस समझाया। एक्ट्रेस प्रभावित हो गई। ये तो कमाल का इनोवेशन है। क्या हम इसका वीडियो बना सकते हैं? ऐसा जुगाड़ घर घर तक जाना चाहिए। प्रिया और सुमन एक दूसरे को देखने लगी। जी क्यों नहीं। कैमरा ऑन हुआ। दोनों बहुओं ने मुस्कुराकर समझाया कि कैसे बनाया। हम इसे अपने एड में भी दिखा सकते हैं। ये तो आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम का चीज है। कुछ हफ्तों बाद वो वीडियो टीवी और मोबाइल पर आने लगा। गांव की बहुओं का देसी एसी हर जगह चर्चा। लोग दूर दूर से फोन करने लगे। शहर से ऑर्डर आने लगे। एक एनजीओ ने भी संपर्क किया। मैडम, हम गरीब इलाकों में ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम लगा देंगे। धीरे धीरे पैसे आने लगे। घर की हालत सुधरने लगी। अब हमें बड़ा घर बनाना चाहिए। घर के हालात भी ठीक है और दोनों बहू ने जितनी मेहनत करी है उन्हें उनका फल मिलना चाहिए। अब वो एक बड़ा घर डिजर्व करती हैं, तो अब हम उनके लिए एक बड़ा घर बनाएंगे ताकि उन्हें सारी सुख सुविधा मिल सके। कुछ ही महीनों में उन्होंने गांव में ही पक्के मकान का निर्माण शुरू किया। लेकिन खास बात, नए घर में भी वही देसी सिस्टम था।
अब जब इतना नाम और पैसा मिल गया है, क्या हम ये जुगाड़ सबको मुफ्त में दे सकते हैं? मम्मी जी, जो सच में गरीब होगा और पैसे नहीं दे पाएगा, उसके लिए हम मुफ्त में बनाएंगे। सही कहा प्रिया, क्योंकि ये जुगाड़ सिर्फ हमारा बिजनेस नहीं, जरूरत है तो हमें भी लोगों की जरूरत पूरी करनी होगी। धीरे धीरे उनका नाम दूर तक फैल गया। लोग कहते, अरे भैया, ये वही घर है जहाँ से ठंडी हवा और नई सोच निकली थी। शाम का समय था। नए बने घर की छत पर खड़ी सुमन और प्रिया दूर खेतों की तरफ देख रही थी। दीदी, याद है एक दिन हम घमौरियों से परेशान होकर रो रहे थे, और आज वही गर्मी हमारी ताकत बन गई है। नीचे आंगन में कमला देवी बैठी थी। सुरेंद्र जी बच्चों को समझा रहे थे कि मेहनत और एकता क्या होती है। घर में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंडक दिलों में थी। लव मैरिज और अरेंज मैरिज बहू का फर्क अब कोई नहीं करता था। गांव के लोग बस इतना कहते थे, कमला देवी की दोनों बहुएं गांव की शान है।